इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? जोर से बोलो। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ना क्या क्या है पहले वो देखा जाए। तो सबसे पहले पढ़ना है तुम्हें मीनिंग ऑफ ईएमआई। इसका जानना है फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स था वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स। और फ्लक्स में वेरिएशन से रिलेटेड है फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई। उसके बाद है लेंज लॉ, फैराडे लॉ, लेंज लॉ। फिर आएगा मोशनल ईएमएफ। लिखते जाओ, ये सब पढ़ने हैं। मोशनल ईएमएफ पढ़ने हैं। फिर पढ़ेंगे हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस। एनर्जी इन एल। एक और जाना है एडी करंट। मीनिंग ऑफ ईएमआई। यहाँ से स्टार्ट करेंगे मीनिंग ऑफ ईएमआई। 15 मिनट्स। फ्लक्स है, आधा घंटा फैराडे लगेंगे। लेंज लॉ ये भी बना हुआ सिंबल लगेगा। मोशनल ईएमएफ ये भी बना हुआ लगेगा मोशनल ईएमएफ। सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस 2 वर्ड्स लगेंगे। बोलो मत बीच में। एनर्जी इसमें भी बना हुआ है। इसमें एक आता है एसी जनरेटर, बीच में आ जाएगा फैराडे लॉ लेंज लॉ के बाद। एसी जनरेटर इसी में आएगा। तो एसी जनरेटर भी मान लो हाफ एन आवर एक्स्ट्रा लगेगा। ये बोला जाए कि 12th क्लास में सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है तो वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे ज़्यादा इजी है, समझो इजी है या इंटरेस्ट का है, मैं अच्छा लगेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आया, कैसे आया बताए इसमें। एसी जनरेटर इसी में पढ़ना है तो इसी में पता लगेगा कैसे अल्टरनेटिंग करंट जनरेट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट किया जाए कि ईएमआई है क्या। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक और ईएमआई होता है जो नॉर्मली बोला जाता है, क्या होता है वो? एक ईएमआई होता है जैसे कोई लोन लिया तो उसमें ईएमआई देते हैं लोग, एवरी मंथ सर्टेन अमाउंट देते हैं, तो ईएमआई भी बोलते हैं। उस ईएमआई का फुल फॉर्म जानते हो क्या होता है? क्या? एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट। एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट। एवरी मंथ कहाँ से आ गया? अपनी मर्जी से एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट की इजी मंथली इंस्टॉलमेंट। ईएमआई जो नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं वो ईएमआई क्या होता है? तो इंस्टॉलमेंट तो होता है, कौन सा इंस्टॉलमेंट? वो होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, इक्वेटेड जो भी देना है बैंक को। चलो उससे अभी हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी का इंडक्शन, इंड्यूस करना, एक दूसरे को इंड्यूस करना। देखो फैराडे साहब ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये देखा कि अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रिसिटी है तो मैग्नेटिक फील्ड है। क्यों? इलेक्ट्रिसिटी है मीन्स करंट है, करंट है तो याद होगा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग वायर से हम लोग सोलेनॉइड बना दिया, बन गया मैग्नेट।
मीन्स इलेक्ट्रिसिटी है तो मैग्नेटिक इफेक्ट है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट वाला बिहेवियर है, सब कुछ काम कर सकते हैं जो मैग्नेट से कर सकते हैं वो अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, मैग्नेट। तो फैराडे साहब एक्सपेरिमेंट करने लगे कि जहाँ इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ मैग्नेटिज्म है, तो ऐसा भी तो होना चाहिए जहाँ मैग्नेटिज्म है वहाँ इलेक्ट्रिसिटी हो। अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बना सकते हैं, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट जो भी चाहते हैं वो मिल सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होना चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी भी होना चाहिए। तो इसमें एक्सपेरिमेंट करने लग गए कि ऐसा होता होगा, नहीं होता होगा, क्या होता होगा। तो जहाँ मैग्नेटिक फील्ड में उन्होंने बड़े सारे एक्सपेरिमेंट किए मैग्नेटिक फील्ड में कि मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी आ सकता है कि नहीं, हमारा चार्ज का फ्लो हम लोग कर सकते हैं कि नहीं। तो ऐसे करते करते उन्हें कामयाबी मिला। लूप उन्होंने एक लूप में देखा और उसमें बल्ब लगा दिए या गैल्वेनोमीटर लगा दिए और उसके बाद मैग्नेट को इसके आसपास मोशन कराया। जब उन्होंने तो देखा कि ये बल्ब ग्लो करने लगा। इस तरह से कोई भी एक लूप है, इस लूप में एक बल्ब या गैल्वेनोमीटर लगा दिया और मैग्नेट का मोशन कराते हुए देखा कि जब जब मोशन कराते हैं बल्ब ग्लो होता है, फिर जब रेस्ट में आ गया तो बल्ब ऑफ हो गया, फिर इधर मूव कराया बल्ब ग्लो हो गया। इस तरह से उन्होंने देखा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास तो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो सकता है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कैन इंड्यूस मैग्नेटिज्म, तो मैग्नेटिक फील्ड कैन इंड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इट मींस दोनों चलेगा, दोनों एक दूसरे को इंड्यूस कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी का इंडक्शन। इलेक्ट्रिसिटी अगर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकता है, करंट अगर है तो मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट भी होना चाहिए। तो ये उल्टा वाला काम देखने हैं, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन। एसी जनरेटर, फैराडे लॉ जब पता लगा तभी उसके बेसिस पे फिर एसी जनरेटर से हम लोगों ने एसी जनरेट करना शुरू किया। इट मींस प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। इसी से रिलेटेड फैराडे लॉ है। मैग्नेटिक फ्लक्स, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। पढ़ो क्या लिखा है फर्स्ट सेंटेंस। Whenever magnetic flux linked with the circuit changes. In other words, electromagnetic induction is the phenomena in which the electric current is generated in a circuit by varying the magnetic field in that region. तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने वेरी कराया। मैग्नेट मूव कराने से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे है वो वेरी करता है और इससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। बिना सेल लगाए बल्ब ग्लो कर रहा है। बस एक क्लोज लूप चाहिए तुम्हारा, ऐसा नहीं कि ऑफ रहे यहाँ पे तो फिर बल्ब ग्लो नहीं करेगा। यहाँ पे जैसे ही हमारा ये सर्किट के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, इलेक्ट्रॉन भागना शुरू करेगा और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएंगे बिना सेल लगाए हुए। सेल लगा के करते हैं वो तो है ही इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं और यही काम इस चैप्टर का मेन है। ठीक है, तो सबसे पहले जानने पड़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स में चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तभी हमारा इलेक्ट्रिसिटी हो। और फैराडे लॉ जानने होंगे तब एसी जनरेटर लेंज लॉ जानेंगे और मोशनल ईएमएफ और इंडक्टेंस, ये मेन है टॉपिक इनमें। तो ये तो समझ गए कि इस चैप्टर में क्या डिस्कस करना है। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिख लो यहाँ पे। EMI इज ऑल अबाउट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड। भाई कैसे होता है, तो बाई वेयरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका मीनिंग समझते हो? इलेक्ट्रिसिटी कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इसी, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। इस बेसिक थॉट के साथ फैराडे साहब ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और एक्सपेरिमेंट में उन्हें फाइनली कंक्लूजन मिला कि मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बल्ब का ग्लो करा सकते हैं। और ऐसा ही हम लोगों ने कमर्शियल मेथड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन
किया एसी जनरेटर में और वही फिर डिस्ट्रीब्यूट किया, सप्लाई किया और लोग उसका यूज़ करके बल्ब, लाइट और फैन और एसी आजकल क्या क्या चला करते हैं। ठीक है, तो इसमें अब जब बेसिक बात समझिए करना क्या है इस चैप्टर में, तो सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स को रिकॉल करें, जो कि भाई है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। याद होगा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स क्या बताना है भाई? लिंकेज ऑफ सर्टेन एरिया इन सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पे याद होगा एरिया वेक्टर नहीं होता है फिर भी वेक्टर ट्रीट करते हैं भाई, तो सेम बात, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ट्रीट करेंगे वेक्टर की तरह, होता नहीं है लेकिन वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ इजी एनालिसिस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक मूवमेंट। उसमें भी एरिया को वेक्टर, कॉइल का एरिया को वेक्टर एक डायरेक्शन एसोसिएट कराते हैं। अगर ये हमारा करंट है कॉइल में तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट एरिया का डायरेक्शन है ना ये, तो ये यहाँ पे एरिया वेक्टर है। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड के बदले अब मैग्नेटिक फील्ड अगर हो तो इसका फ्लक्स बनेगा भाई, ये थीटा अगर एंगल है तो बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? बोलो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा? B डॉट एरिया। सब कुछ सेम है, फॉर्मूला सेम है। इसका याद होगा कि एक कंपोनेंट एरिया का होता है जो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करता है, दूसरा कंपोनेंट फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करता क्योंकि इसके थ्रू पास नहीं करता। जो इस एरिया के थ्रू फ्लक्स होगा वो इस वाले वर्टिकल जो एरिया जो वर्टिकल प्लेन में है, मींस इस एरिया वेक्टर के दो कंपोनेंट हो गए। इस एरिया वेक्टर के क्या हो गए? दो कंपोनेंट। एक ये वाला है जिसको हम लोग बोलेंगे a cos थीटा और इसका वैल्यू जो a cos थीटा है वो ये वाला है, ये है a cos थीटा। और a sin थीटा वैल्यू कौन सा है? वो डाउनवर्ड वाला है। इस तरह से अगर ऐसे है तो डाउनवर्ड वाला नहीं अपवर्ड वाला दिखाएंगे। ये है a sin थीटा, क्योंकि ये ऐसे है ना, जब ऐसे एरिया तो इसका एक कंपोनेंट अपवर्ड होगा, मींस ए है वैल्यू और डायरेक्शन है ये। इस तरह से ये वाला है एरिया वैल्यू और ये है डायरेक्शन। ठीक है, एक एरिया वेक्टर जो ऐसे था, ब्लू वाला एरिया वेक्टर ऐसा था, उसका ब्लैक वाला इधर कंपोनेंट है और इधर वाला रेड वाला कंपोनेंट है a sin थीटा। a sin थीटा से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, ये a sin थीटा से कंट्रीब्यूशन मैग्नेटिक फ्लक्स में नहीं होगा। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का था वैसे ही यही बात यहाँ भी है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये वाला कंट्रीब्यूट करता है, इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स में B कितना है और एरिया का cos थीटा कितना है, यही दो कंट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए फॉर्मूला बनता है B डॉट एरिया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स ये हो गया। मैग्नेटिक फ्लक्स कितने फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है भाई? B, A एंड थीटा, तीन चीज पे फ्लक्स डिपेंडेंट है। अगर मान लो हमने कोई एक एरिया लिया, कोई एक एरिया ले लिया, ऐसे मान लो एक एरिया ले लिया, ये एरिया ऐसे किया हुआ है, ऐसे किया हुआ है, तो ये वाला एरिया जो ये कंपोनेंट है ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसी एरिया को अगर हम लोग ऐसे कर दें तो फ्लक्स कुछ और हो जाएगा, ऐसे कर दें तो कुछ और हो जाएगा, ऐसे कर दें तो कुछ और हो जाएगा, और ऐसे रोटेट करने लग जाए तो कंटिन्यूअसली फ्लक्स इज चेंजिंग। इसलिए रोटेट करता हुआ कॉइल से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ऐसे क्या होगा? फ्लक्स कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है और ये चेंजिंग फ्लक्स के चलते जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा उसी का कलेक्शन कर देते हैं एसी जनरेटर में। तो हम लोग ओरिएंटेशन चेंज करके भी फ्लक्स चेंज कर सकते हैं, एरिया को चेंज करके भी, एरिया ये है, एरिया हम लोग थोड़ा कम कर लें तो एरिया चेंज करके भी, मान लो रेक्टेंगुलर है उसको सर्कुलर बना दिया लूप को, तो एरिया चेंज होगा तब भी फ्लक्स चेंज होगा। फिर जो 5 टेस्ला था उसको 10 टेस्ला कर दिया तब भी फ्लक्स चेंज होगा। सो फ्लक्स डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी फैक्टर? 3 फैक्टर्स। इसलिए 3 फैक्टर से 3 वे में हम लोग फ्लक्स चेंज कर सकते हैं। तो जब जब फ्लक्स चेंज होता है तब तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस ईएमएफ एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। कब होता है भाई इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन? कब होता है? जब फ्लक्स चेंज होता है। क्या होता है? जब फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स चेंज करने के यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के 3 मेथड हो गए, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। मेथड 1 में बाई चेंजिंग B इंक्रीज कराओ चाहे डिक्रीज कराओ, बाई चेंजिंग एरिया इंक्रीज कराओ चाहे डिक्रीज कराओ, या फिर बाई चेंजिंग ओरिएंटेशन इंक्रीज कराएं चाहे डिक्रीज कराएं। 3 मेथड्स ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स एंड हेंस प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, और इसी पे काम है फैराडे लॉ का। फिलहाल तो यह है कि मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी एरिया इन सर्टेन मैग्नेटिक फील्ड शोज द लिंकेज ऑफ एरिया विद द फील्ड।
कितना ज़्यादा एसोसिएशन है किसी पर्टिकुलर एरिया का इस फील्ड के साथ। अगर एरिया को ऐसे कर दें कि सारा कंपोनेंट रेड वाला बन जाए, अगर एरिया को ऐसे कर दिया तो सारा कंपोनेंट क्या हो गया, रेड वाला हो गया, इट मींस कुछ भी फ्लक्स नहीं बना। और अगर सारा ऐसे कर दें तो सारा का सारा एरिया कंट्रीब्यूट करेगा फ्लक्स कंट्रीब्यूशन में। अभी ऐसे किया है तो कुछ कंपोनेंट इसका है फ्लक्स में और कुछ नहीं है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स वैसे ही शोज द लिंकेज ऑफ सर्टेन एरिया। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखो, लेफ्ट हैंड साइड में लिखो मैग्नेटिक फ्लक्स। Magnetic flux is similar to electric flux. Flux source linkage of याद होगा ये होता था प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग। एरिया का तो याद ही होगा, वेक्टर नहीं है फिर भी हम लोग आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर लेते हैं, सब कुछ वही है, सेम कॉन्सेप्ट। दो कंपोनेंट हम लोग निकाल सकते हैं, एक एरिया का कंपोनेंट हो गया अलोंग द फील्ड, हो गया परपेंडिकुलर टू द फील्ड।
फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन along द फील्ड वाला, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। 3 मेथड हो गए। तो वही चीज है, फ्लक्स शोज द लिंकेज ऑफ सर्टेन एरिया इन ए गिवन मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग। सारे के सारे कॉन्सेप्ट सेम है। अगर तुमने कोई वॉल्यूम इनक्लोज किया, याद होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स बनता था, याद होगा। अगर यूनिफॉर्म है तो जीरो फ्लक्स बनता था, यूनिफॉर्म फील्ड तो जीरो फ्लक्स, और नॉन यूनिफॉर्म है तो कुछ होगा फ्लक्स, कुछ होगा। कितना फ्लक्स होगा भाई? तो 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज, याद होगा। टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज। ये होता था फ्लक्स क्लोज सरफेस के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पे क्या होता है भाई? तो यहाँ पे होता है E डॉट ds के बदले में B डॉट ds, B नॉट इंटू पोल इनक्लोज, और पोल इनक्लोज क्या होता है? जीरो। इसलिए तो समझते ही हम लोग। लेकिन फ्लक्स का कॉन्सेप्ट तो वही है, क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स का कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो ही जाता है। हम लोगों को ओपन सरफेस के थ्रू कोई एक मान लो लूप है, ऐसे लूप है, इस लूप के थ्रू, या ऐसे लूप, फैराडे साहब का ऐसा लूप था, ऐसा लूप उन्होंने लिया था एक स्टैंड पे, मान लो ऐसा लूप बना दिया, वर्टिकल लूप, और इसके एक्सिस के अलोंग उन्होंने मैग्नेट मूव कराया। क्या कराया उन्होंने? मैग्नेट को मूव कराया। मैग्नेट मूव कराने से क्या होता है? इस मैग्नेट का अपना फील्ड है भाई, इस मैग्नेट का फील्ड है, तो जैसे जैसे ये पास आएगा यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, तो इसके थ्रू फ्लक्स अगर देखेंगे तो इसका एरिया वेक्टर ये है, इस लूप का एरिया वेक्टर क्या है? राइट वर्ड, क्योंकि फील्ड उधर ही है। याद होगा, एरिया ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, लेकिन फील्ड जब राइट वर्ड है तो ये जीरो एंगल बनाएगा, तो ये वाला लेंगे, ये तो 180 बनाएगा, ये नहीं लेंगे। याद होगा, अगर प्लेन सरफेस है, कोई भी प्लेन सरफेस है, तो एरिया कौन सा लेते हैं? जो हमारा एरिया क्या करे? एक्यूट एंगल बनाए, कम एंगल बनाए, तो कम एंगल जीरो वाला ये है, फील्ड इधर है, इस तरह से। तो जब फ्लक्स दिखेंगे हम लोग, तो फ्लक्स यहाँ पे आएगा, πr² एरिया है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, और cos 0 डिग्री, क्योंकि इधर ही फील्ड है और इधर ही एरिया है, cos 0 डिग्री। बट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग विद टाइम। जब मैग्नेट को मूव कराओगे तो चेंज करेगा, फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो उस समय बल्ब ग्लो करेगा, यानी ये इंडिकेटर बताएगा तुम्हें कि यहाँ पे बल्ब ग्लो हो रहा है, या गैल्वेनोमीटर होगा तो गैल्वेनोमीटर दिखाएगा। जैसे ही ये मोशन लाते हैं, मोशन करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और फ्लक्स चेंज होने से प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिसिटी। अगर तुम पास ला करके अब रोक दिया यहाँ पे, तो जो फील्ड है वही फील्ड है, अब चेंज नहीं हो रहा, तो चेंज नहीं हो रहा है, तो फ्लक्स में चेंज नहीं हो तो करंट यानी कि बल्ब ग्लो नहीं होता। फैराडे साहब ने इसका सबसे पहले पता लगाया कि बल्ब यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कब होता है? जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल और सर्किट चेंज होता है। फैराडे साहब का फर्स्ट लॉ यही है, दो लॉ उन्होंने बताया ईएमआई के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए। फर्स्ट लॉ ये बताया कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा टाइम के साथ, तभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब समझो कि चेंज फ्लक्स में हो रहा है, तो उसके टाइम में डेल्टा टी टाइम तक मान लो फ्लक्स चेंज हुआ, तो उतने टाइम तक समझो एक सेल लगेगा। इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ लगा तो नहीं है, तुमने तो लगाया नहीं है एक्सटर्नली, सेल तो नहीं लगाया, बट मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इक्विवेलेंटली समझो कि एक सेल लग गया, इसलिए इसका नाम क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। जब यहाँ मोशन हो रहा है वो सेल लगा हुआ है, जब मोशन नहीं हो रहा है वो सेल गायब हो गया, दिखाई नहीं देगा। इसका इक्विवेलेंट सोच रहे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से वहां पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है? ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था, लिख तो लिया ये यहाँ तक, आगे हम लोग देखेंगे इसमें राइट हैंड साइड पे। समझने वाला बात तो समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो लिखा है, पढ़ो क्या लिखा है? व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? तो बता दिया अभी, पढ़ो और अंडरलाइन करो, जोर से पढ़ो। टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस नॉर्मली, मतलब क्रॉस करना है, नॉर्मली क्रॉस करें, टेंजेंशियल होगा तो उसका कंपोनेंट आ जाएगा। मैथमेटिकली मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सरफेस इज B डॉट एरिया B डॉट S, यानी BS cos थीटा, B डॉट S, तो B वेक्टर डॉट एरिया DS, यहाँ लिखा है ना इंटीग्रेशन ऑफ
बी डॉट डी एस लिख सकते हैं, ठीक है। फ्लक्स हमारा ये हो जाएगा, बोर्ड पे देखो कई बुक में तुम्हें ऐसे लिखा जाएगा बी डी एस और ऐसे लगा देंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि एरिया वेक्टर नहीं होता है, नहीं होता है तो भाई डी एस खाली वैल्यू लिखो एरिया का और इसके साथ यूनिट वेक्टर लगा दो, ये इस एरिया का डायरेक्शन बताएगा। बाद में लोगों ने एनालिसिस करते करते ये कंक्लूजन निकाल लिया कि क्यों एरिया को ही वेक्टर बना दिया जाए, क्यों बार बार इसका एरिया साथ में यूनिट वेक्टर लगाते हुए डायरेक्शन बताने के लिए एरिया का, उससे अच्छा लोगों को समझा दो कि एरिया वेक्टर नहीं है लेकिन हम लोग एनालिसिस में यूज करेंगे। तो इसलिए कुछ बुक में तो ऐसे लिखा जाता है, कुछ बुक में सीधा ये लिखा है। बी डॉट एस लिख सकते हैं ऐसे एरिया, या फिर बी डॉट डी एस इंडिकेशन कर रहे हो और एन लगा दिया था। एन बताएगा यूनिट वेक्टर जो कि डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर बताएगा, यानी कि बी डी एस कॉस थीटा, और कॉस थीटा थीटा होगा एंगल बिटवीन बी एंड डी एस। मैग्नेटिक फ्लक्स आगे बढ़ो, क्या लिखा है? ऐसा यूनिट है वेबर है। मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या है? वेबर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर। उसका कोई निकनेम नहीं है, ओनली न्यूटन मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला मीटर स्क्वायर है, टेस्ला मीटर स्क्वायर है जिसका निकनेम वेबर है। And 1 Weber is the magnetic flux linked with a surface area of 1 meter square. 1 meter square when held normally inside a uniform magnetic field of 1 Tesla. It means 1 Weber is 1 Tesla meter square. ऐसा यूनिट 1 Weber is 1 Tesla meter square. ठीक है, ये सब वही बात है रिपीटिंग। मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया। अब देखो आ गया फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई। क्या देखने जा रहे हैं आप? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो लॉ उन्होंने बताया और ये बताया ऑन द बेसिस ऑफ मेनी एक्सपेरिमेंट्स, इसलिए कोई थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं है। ये ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट फॉर्मुलेट किया गया है, इसके बेसिस पे और अदर फिनोमेना एक्सप्लेन होते हैं, इसके बेसिस पे ये ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट फॉर्मुलेट हुआ है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद जाके ये कंक्लूजन निकला। दो कंक्लूजन फैराडे साहब ने बताया। फ्लक्स में चेंज होने से देखो दो है। फर्स्ट नंबर ये है बात, अभी लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग देख रहे थे, मान लो बड़े सारे एक्सपेरिमेंट में सबसे ज्यादा जो एक्सपेरिमेंट दिखाया जाता है फैराडे साहब का वो यही दिखाया जाता है, मैग्नेट का मोशन कॉइल और उसमें बल्ब लगा दिया और ये जैसे जैसे मोशन कराओगे फ्लक्स चेंज होगा और प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिसिटी, बल्ब ग्लो करेगा। नंबर 1 जो लॉ है इनका, ठीक है, रूल नंबर 1, उनका कहना था जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंज करेगा, whenever magnetic flux linked with the coil or circuit changes, then induced EMF and hence induced current produced in the circuit, and it will exist induced EMF and induced current will exist as long as change in magnetic flux occurs. सबसे पहले उन्होंने बताया कि जब फ्लक्स में चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट होगा, और ये कब तक होगा भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट? जब तक चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स में, जब तक चेंज होगा। अगर मान लो 10 वेबर फ्लक्स था, 10 वेबर से 20 वेबर हो गया और इस 10 से 20 होने में 2 घंटे लगे, 10 वेबर से 20 वेबर होने में 2 घंटे तक ये चेंज होता रहा था। 2 घंटे तक यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, ईएमएफ रहेगा, करंट रहेगा। 2 घंटे के बाद 10 वेबर से 20 वेबर हो चुका, अब उसका 20 का 20 ही रह रहा है फ्लक्स में चेंज बंद, तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट भी बंद। तो फर्स्ट लॉ है whenever magnetic flux linked with certain circuit or coil change, then there will be induced EMF and hence induced current in the circuit, and it will exist as long as change in magnetic flux occurs. समझ गए? फर्स्ट लॉ ये है कि जब फ्लक्स चेंज तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट कब तक? जब तक चेंज है उतने ही टाइम तक, ठीक है, डेल्टा टी रहता है। डेल्टा टी टाइम में फ्लक्स चेंज हुआ, मान लो डेल्टा फाई का चेंज इन फ्लक्स डेल्टा टी टाइम में, तो हमारा डेल्टा टी टाइम तक इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट रहेगा, ठीक है। दूसरा लॉ उन्होंने ये बताया कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हम लोग लगाते हैं
ड्यूरिंग चेंज ऑफ फ्लक्स, ड्यूरिंग चेंज ऑफ फ्लक्स जो इंड्यूस ईएमएफ लगाते हैं समझते हैं कि इंड्यूस ईएमएफ एक समझो कि एसोसिएट हो गया कॉइल के साथ, सर्किट के साथ एक इंड्यूस ईएमएफ एसोसिएट हुआ ड्यूरिंग डेल्टा टी, ड्यूरिंग चेंज ऑफ फ्लक्स। वो इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू उन्होंने बताया कि वो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फ्लक्स में किस रेट से चेंज हो रहा है, अगर फास्ट रेट से चेंज हो रहा है, जल्दी जल्दी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहे हैं तो 10 वोल्ट का सेल लग गया, और अगर स्लोली हो रहा है तो 2 वोल्ट का सेल लगेगा, और स्लोली हो रहा है तो 1 वोल्ट का सेल लगेगा, और स्लोली है तो 0.001 वोल्ट का सेल लगेगा, और वेरी फास्टली चेंज हो रहा है डिपेंडेंटली तो 100 वोल्ट का भी हो सकता है। इट मींस इंड्यूस्ड ईएमएफ जो ड्यूरिंग चेंज ऑफ फ्लक्स, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ एसोसिएट करोगे सर्किट के साथ, कॉइल के साथ, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। माइनस साइन लगाया जाता है, माइनस साइन अपोजिशन दिखाने के लिए कि जो फ्लक्स में चेंज होगा, मान लो फ्लक्स में इंक्रीमेंट है तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ में डिक्रीमेंट कराना चाहेगा, डिक्रीमेंट है तो ये इंक्रीमेंट कराना चाहेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस करंट। फिर से जब फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस करंट होगा, और तब तक एग्जिस्ट करेगा जब तक चेंज इन फ्लक्स हो रहा है। दूसरा, ड्यूरिंग चेंज ऑफ फ्लक्स जो इंड्यूस्ड ईएमएफ एसोसिएट किए जाएंगे उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू होता है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। क्या वैल्यू होता है? मतलब d∅dt। फैराडे साहब ने इतना ही बोला, d∅dt। माइनस साइन उन्होंने लगा दिया था, इट शोज दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस करंट जो होगा उसका डायरेक्शन इस तरह से होगा कि वो फ्लक्स में चेंज को अपोज करे, फ्लक्स में चेंज को क्या करे? अपोज करे। इस नेगेटिव साइन का एक्सप्लेनेशन फैराडे साहब उतना कन्विंस करते हुआ उन्होंने नहीं दिया एक्सप्लेनेशन, तो इतना कन्विंसिंग नहीं था, तो बाद में लेंज साहब ने इसको एक्सप्लेन किया, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। लेंज साहब ने डायरेक्शन का एक्सप्लेनेशन दिया, इसलिए उनके नाम पे लेंज लॉ। वो किसके लिए है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट के लिए। तो फैराडे लॉ में हम लोग डायरेक्शन का ज्यादा कुछ डिस्कशन नहीं करते, फैराडेस लॉ में बस यही करते हैं। फर्स्ट लॉ है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट, तब तक चेंज, जब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज होगा उतने टाइम तक इंड्यूस्ड ईएमएफ। दूसरा, वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सेकंड लॉ, नेगेटिव साइन शोज अपोजिंग टेंडेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। अब ये क्या है एग्जैक्टली, वो लेंज लॉ में पता लगेगा कौन सा डायरेक्शन होगा। समझ गए? मीन्स अगर फ्लक्स चेंज हुआ है ∅1 से ∅2 हुआ है तो चेंज इन फ्लक्स ये हुआ, टाइम लगा t1 से t2, तो ये है वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, डेल्टा ∅ बाय डेल्टा t। लिखने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है राइट हैंड साइड पे, जरा पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, क्या लिखा है? अंडरलाइन भी किया जाए। But on the basis of his experimental study, Faraday gave law of electromagnetic induction. बोला तो साफ, दो पार्ट हैं भाई। फर्स्ट वाला and induced EMF is induced in the circuit, ठीक है? And यहाँ in नहीं, in the circuit and an induced EMF, an EMF is induced in the circuit and the induced EMF lasts as long as change in magnetic flux linked with the circuit, as long as change in magnetic flux continues. Whenever the amount of magnetic flux linked with circuit or coil change either increase or decrease, an EMF is induced in the circuit and the induced EMF lasts as long as change in magnetic flux continues. ठीक है? It indicates there is a real cause of electromagnetic induction. Real cause of electromagnetic induction of the production of electricity is a change in magnetic flux linked with the circuit with time. जो real cause है वो क्या है? Change in magnetic flux. Second part है the magnitude. The magnitude of induced EMF in the circuit is equal to rate of change of magnetic flux linked with the circuit, that is minus of d∅dt. A negative sign has been incorporated because induced EMF always opposes the change in magnetic flux. ठीक है?
क्या लिखा है उसके बाद बोलो, इफ, बोलो जोर से, phi f with the final value of flux in time t, then average value of induced EMF will be minus of delta phi upon t. जो टाइम लगा, क्या लिखने का मन है? लिखने का मन है तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखो। यहाँ पे कम से कम ये वाला तो लिख ही लेंगे। पहले था, मान लो t1 टाइम पे phi1 था फ्लक्स, t2 टाइम पे phi2 हो गया फ्लक्स, तो इस टाइम इंटरवल में एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ phi2 माइनस phi1 अपॉन t2 माइनस t1, ऐसा करेंगे। अगर इंस्टेंटेनियस चाहिए तो इंस्टेंटेनियस होगा माइनस ऑफ d5/dt। ये तो लिख लो, एट अ टाइम t1 एंड एट अ टाइम t2, t1 पे phi1, t2 पे phi2, बाकी तो लिखा हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड पे नेक्स्ट पेज में हम लोग लिख लेते हैं, थोड़ा अपने वर्ड्स में लिखेंगे। लिखो, फैराडे लॉ में फर्स्ट, मतलब बुक का लाइन में लिखा हो, फिर भी व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स linked with circuit or coil change, then there will be induced EMF and hence induced current in the circuit of the coil, and it will exist as long as change in flux occurs. Number 2, the value of an induced EMF induced EMF is given by time rate of change of magnetic flux, that is the induced EMF minus of d5/dt. Negative sign shows opposing tendency of EMF and induced current. Against the change of flux. फैराडे लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्कूल में आता है भाई। What is Faraday's law?
फैराडेज एक्सपेरिमेंट से क्या पता लगा? क्या पता लगा? जल्दी बता दो। ये सब करने से ये दो लॉ में क्या पता लग रहा है इससे? चेंज इन फ्लक्स तो इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट, ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट। और जब तक चेंज तब तक, जब भी चेंज करोगे अपोजिशन। इससे पता लगा एक प्रॉपर्टी, हर कॉइल में एक प्रॉपर्टी होता है भाई, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था कि एवरी बॉडी हैव अ टेंडेंसी, एवरी बॉडी टू ओपन द मोबाइल। क्या टेंडेंसी होता है एवरी बॉडी में? टू ओपन द मोबाइल एंड सी द स्कोर। नहीं, कुछ भी टाइम देखना हो, कुछ भी करना हो तो मोबाइल तो हाथ में चाहिए खेलने के वास्ते। पता नहीं क्या करेंगे, सब बिजनेस करते हुए पढ़ते हैं। पहले लोग पढ़ते थे बिजनेस करने के लिए, अब बिजनेस करते ही हैं पढ़ने के लिए। बिजनेस शुरू हो जाता है, 10th पास हुए शुरू हो गया मोबाइल पे बिजनेस। पता नहीं क्या करते हैं। मोबाइल से थोड़ा सा डिस्टेंस नहीं बन सकता, क्या करेंगे? बेकार हो जाओगे, बेकार ऐसे ही ऐसे रखते। इससे ये पता लगा फैराडे लॉ से, इतना अच्छा टॉपिक है, इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें भी अगर मोबाइल पे ही हाथ जाए क्या है, दूध बना हुआ है, एकेडमिकली डेथ हो चुका है इसका, वही दूध है। इस सब से सोचने पे ये पता लगता है कि एक प्रॉपर्टी फैराडे साहब ने फाइंड आउट किया, वो था इनर्शिया ऑफ फ्लक्स। उन्होंने ये ढूंढ निकाला कि एवरी कॉइल हैव इनर्शिया ऑफ फ्लक्स। हर कॉइल का ये टेंडेंसी होता है कि जितना फ्लक्स है मैग्नेटिक उतना ही रहेगा। ज्यादा करोगे अपोजिशन, कम करोगे अपोजिशन। जिस तरह से लॉ ऑफ मोशन में हम लोगों ने देखा था, फर्स्ट लॉ इनर्शिया, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में जाना चाहे, उसको मोशन कराना चाहोगे तो अपोजिशन। मोशन में है तो उसका मोशन चेंज करना चाहे, चाहे स्पीड बढ़ाना चाहो चाहे कम करना चाहो, अपोजिशन। जो मोशन है वैसा ही रहे, या जीरो मोशन वाला रेस्ट हो तो रेस्ट में ही रहे। स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन वो मेंटेन करने का टेंडेंसी हर बॉडी में होता है, एवरी बॉडी हैव टेंडेंसी। ये जो स्टेट में चेंज करने का जो नहीं करने का जो आलस है ना, आलस, टेंडेंसी टू रिटेन द सेम स्टेट, जब तक कंपेल्ड ना हो तब तक स्टेट चेंज नहीं करेंगे। ये तो सेकंड लॉ में बोला गया था कि भाई स्टेट चेंज यूं ही हो जाएगा, जब फोर्स से उसको कंपेल किया जाएगा तब स्टेट चेंज होगा। और वो कितने एक्सेलरेशन से स्टेट चेंज करने में लग जाएगा, वो एक्सेलरेशन होता है प्रोपोर्शनल टू फोर्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, F/m इज द एक्सप्रेशन। चलो कोई बात नहीं है, अभी हम लोगों ने लिंक बस इतना ही किया कि एवरी कॉइल हैव अ टेंडेंसी टू रिटेन द सेम वैल्यू ऑफ फ्लक्स। इट मींस द कॉइल हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, इसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ फ्लक्स। क्या बोलते हैं? जितना फ्लक्स है, जीरो है फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, जीरो है फ्लक्स, तो ये चाहेगा जीरो ही रहे। जैसे ही तुम जीरो से 10 वेबर सेट करना चाहोगे अपोजिशन, वही अपोजिशन में इलेक्ट्रॉन भागना शुरू करता है और उससे करंट बनता है। इसमें अपने आप कैसे करंट आ गया भाई? तो पता ये चला कि जब भी फ्लक्स चेंज करोगे, इस कॉइल में ये प्रॉपर्टी है, जो फ्लक्स है उतना ही रहे। फ्लक्स में तुम चेंज करोगे, इलेक्ट्रॉन को पता लग जाएगा, अरे भाई फ्लक्स चेंज हो रहा है, भागो भागो, फ्लक्स चेंज हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है फ्लक्स, तो ऐसे डायरेक्शन में भागो कि उसको डिक्रीज कराना है, फ्लक्स को डिक्रीज कराना है। फ्लक्स अगर डिक्रीज करने लग जाए तो इलेक्ट्रॉन को सिग्नल मिल जाएगा कि फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है भाई, एनी रीजन, 3 रीजन है ना फ्लक्स चेंज होने का, तीनों में कोई रीजन से फ्लक्स अगर डिक्रीज हो रहा हो, इलेक्ट्रॉन को पता लग जाएगा कि अगर डिक्रीज हो रहा है, सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर भागना शुरू करेंगे उस डायरेक्शन में जिससे कि फ्लक्स इंक्रीज करे। इट मींस फ्लक्स में चेंज को अपोज करना है। अगर फ्लक्स तुम डिक्रीज करा रहे हो तो ये ऐसे भागेगा कि इंक्रीज हो फ्लक्स। इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस करंट कहां से आया? तो ये अपोजिशन से आया। अपोज करने के लिए भागना शुरू करते हैं, ठीक है। महाराणा प्रताप तलवार कब निकालते हैं? अपोज करने के लिए। करे कोई हमारा राजस्थान कैसे ले लेगा, हमारा मेवाड़ कैसे ले लेगा, नहीं तो भाई बंद है। जब चेंज करोगे तो ये अपोजिशन दिखाएगा, वो अपोजिशन ही इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस करंट है। इलेक्ट्रॉन भागना शुरू कर देता है, समझो करंट आ गया,
बल्ब ग्लो करना शुरू कर दिया तो हम लोग सोचेंगे कि चलो भाई ये तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने से आया है, इसलिए सेल लगा तो है नहीं, लेकिन उसके इक्विवेलेंट एक सेल समझ लेते हैं, उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम लोग नोट का पॉइंट लिखेंगे, इनर्शिया ऑफ फ्लक्स is the property of all coils or circuit. Whenever flux, यहाँ पे सब फ्लक्स मैग्नेटिक की बात हो रही है, whenever flux linked with coil or circuit चेंज, जब भी चेंज होगा द इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट्स मूविंग इन द सर्किट so as to oppose this change of magnetic flux. This opposition against the change in flux results in terms of EMF and induced current. समझ में आया? फ्लक्स को रिकॉल किया हम लोगों ने, इनर्शिया ऑफ फ्लक्स का पता लगा। सबका वही टेंडेंसी होता है, टू रिटेन बॉटल पर नजर नहीं आना चाहिए, बॉटल को स्टैंड पे ट्रांसफर करो जो लेके आए हो। हर कॉइल में प्रॉपर्टी है इनर्शिया ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स में चेंज तो अपोजिशन, चाहते ही उतना ही फ्लक्स रहेगा। 0 है तो 0 है, 100 है तो 100 है, 200 है तो 200 है। 200 है तो कम करोगे तब भी अपोजिशन, ज़्यादा करोगे तब भी अपोजिशन। ज़्यादा करोगे तो उसके लिए ऐसे अगर करंट होगा तो कम करने पे ऐसे हो जाएगा, अपने आप डायरेक्शन बदल जाएगा। इलेक्ट्रॉन को पता लग जाता है कि फ्लक्स चेंज हो रहा है और किस डायरेक्शन में हमें भागना है। लेंस साहब ने इसका पता लगाया किधर भागेंगे, डायरेक्शन किधर होगा। लेकिन कॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ समझ गए, ये प्रॉपर्टी हर कॉइल का है और उसको कंपनसेट करने के लिए, अपोज करने के लिए चेंज इन फ्लक्स, इलेक्ट्रॉन भागना शुरू करता है कंडक्टर में। क्या लिखा है देखो, व्हाट इज इंड्यूस्ड करंट इन ए सर्किट ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स। Also find net charge transfer due to such induced current in t time. What is induced current in a circuit? In a circuit मतलब in a circuit पे ज़्यादा जोर देना। Induced current in a circuit क्या होगा और net charge transfer during change of flux क्या होगा? ठीक है, देखो भाई, जब भी कोई कॉइल मान लो हमने ले लिया, कोई एक कॉइल ले लिया, अब इधर से फील्ड है, मैग्नेट का हो या किसी का भी हो, फील्ड से हमारा फ्लक्स चेंज हो रहा है भाई। मान लो फील्ड में वैल्यू चेंज कर दें या एरिया चेंज कर लें या ओरिएंटेशन इसका चेंज करने लग गए, फ्लक्स में चेंज होगा। फ्लक्स में मान लो चेंज हो गया φ1 से लेकर के ये हो गया φ2 और टाइम लगा t1 से लेकर के t2, यानी कि डेल्टा t टाइम लगा और डेल्टा फाई चेंज इन फ्लक्स होगा। तो बताओ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यूरिंग दिस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा t। माइनस साइन बताता है भाई डायरेक्शन। अब इससे वैल्यू से मतलब रखें तो माइनस साइन ड्रॉप कर सकते हैं, वो तो डायरेक्शन बताएगा कि इधर जाना है कि उधर जाना है, किधर जाना है, करंट किधर होना है। अभी तो फिलहाल वैल्यू
की बात करें तो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी है इंड्यूस ईएमएफ। ये इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पे लग गया, मान लो ड्यूरिंग डेल्टा टी टाइम इतना वैल्यू का इंड्यूस ईएमएफ लग गया, एक्सेल लग गया। इसका रेजिस्टेंस मान लो इस कॉइल का रेजिस्टेंस है आर। इधर इंड्यूस करंट जो चलेगा एवरेजली, वो इंड्यूस करंट का एवरेज वैल्यू क्या होगा डेल्टा टी टाइम में, तो वो होगा इंड्यूस करंट डिवाइडेड बाई आर, रेजिस्टेंस एवरेज इंड्यूस ईएमएफ डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ पे ये इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू पता है तुम्हें। अब ये देखो कि इंड्यूस करंट का वैल्यू ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर हो गया, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि इंड्यूस्ड एवरेज जो हमारा करंट था ड्यूरिंग डेल्टा टी, ये कब है, ड्यूरिंग, सब ड्यूरिंग डेल्टा टी ही है, इंड्यूस्ड ईएमएफ हो चाहे इंड्यूस करंट हो, ड्यूरिंग डेल्टा टी चेंज इन फ्लक्स जब हुआ है तो इसको ईएमएफ एवरेज, तो ईएमएफ एवरेज हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से। ईएमएफ एवरेज तो ये है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी और डिवाइडेड बाई क्या है, आर है। कितना है इंड्यूस्ड करंट, और कितने टाइम तक इसमें इंड्यूस्ड करंट रहा, कितने टाइम तक, वही डेल्टा टी टाइम तक। उस डेल्टा टी टाइम में अगर डेल्टा क्यू चार्ज ट्रांसफर हुआ है तो ये इंड्यूस करंट उस टाइम इंटरवल में डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी होगा, क्योंकि इधर से डेल्टा क्यू चार्ज ट्रांसफर हुआ डेल्टा टी टाइम में, तो एवरेजली रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज जो करंट होता है उसका एवरेज वैल्यू क्या है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। इसलिए इस एवरेज करंट को हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। dt टाइम में डी, इस डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज ट्रांसफर हुआ है, तो यही है करंट। और ये करंट क्या मिला हमें, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी इंटू आर। डेल्टा टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा चार्ज ट्रांसफर ड्यूरिंग डेल्टा टी जो हुआ है, नेट चार्ज ट्रांसफर, वो क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। टाइम क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, जल्दी से फ्लक्स चेंज हुआ या लेट से चेंज इन फ्लक्स हुआ उससे मतलब नहीं है। चार्ज कितना ट्रांसफर होगा भाई, तो चार्ज ट्रांसफर होगा चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अब ध्यान दो इस बात पे, ये क्या निकला, क्या कंक्लूजन हो रहा है। कंक्लूजन ये हो रहा है कि डेल्टा टी टाइम अगर कम होगा तो इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू ज्यादा होगा, इंड्यूस करंट का भी वैल्यू ज्यादा होगा, इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा तो करंट का वैल्यू भी ज्यादा। ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूँ। टाइम जितना कम टाइम में चेंज होगा फ्लक्स का, फ्लक्स में मान लो हमें 30 वेबर का चेंज होना है, फ्लक्स में कितना चेंज होना है, 30 वेबर का। वो 3 सेकंड में भी हो सकता है, 30 सेकंड में भी हो सकता है, 50 सेकंड में भी हो सकता है और 0.5 सेकंड में भी हो सकता है। लेकिन अगर तुमने ज्यादा टाइम में चेंज किया, वही फ्लक्स में चेंज ज्यादा टाइम लगाओगे तो इंड्यूस ईएमएफ कम हो जाएगा। चेंज इन फ्लक्स 30 है और टाइम लगा 3 सेकंड, तो 10 वोल्ट का हो जाएगा। 30 है चेंज इन फ्लक्स 30 वेबर और टाइम 3 के बदले में 30 हो जाए तो 1 वोल्ट का होगा। इसलिए कम टाइम लोगे ज्यादा वाला ईएमएफ होगा और ज्यादा करंट होगा वैल्यू में। करंट डिपेंड करता है कितने टाइम में चेंज हुआ, ईएमएफ डिपेंड करता है कितने टाइम में चेंज हुआ। कम टाइम का चेंज है कि ज्यादा टाइम का चेंज है, कम टाइम का चेंज है ज्यादा करंट ज्यादा ईएमएफ। लेकिन चार्ज ट्रांसफर तो वो टाइम पे डिपेंड होता है। चार्ज ट्रांसफर सिर्फ कितना फ्लक्स चेंज हुआ है, 30 वेबर चेंज हुआ है, 30 वेबर डालो, कितना रेजिस्टेंस था वो डालो, उतना ही चार्ज ट्रांसफर। ऐसा इसलिए हो रहा है, ये तो देखा कि मैथमेटिकली कैंसिल हो गया, लेकिन ऐसे समझने के लिए ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कम टाइम 30 के बदले में 3 सेकंड किया, 10 टाइम्स कम हो गया। मान लो 30 वेबर था, 30 सेकंड अगर होता तो 1 वोल्ट का होता। 30 वेबर में चेंज इन फ्लक्स 30 सेकंड लगाते तो 1 वोल्ट का होता, लेकिन तुमने 30 वेबर का चेंज और 3 सेकंड में ही किया, 1/10 कम हो गया टाइम, तो 30/3 10 वोल्ट का हो गया, 10 टाइम्स हो गया। अगर तुमने 1/10 कर दिया, टाइम इंटरवल कम ले लिया तो 10 टाइम्स ईएमएफ बढ़ गया। टाइम इंटरवल जो लिया है 1/10 लिया पहले वाले से, पहले 30 सेकंड ले रहे थे अब 3 सेकंड ले रहे हैं, और सेम चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स में चेंज वही 30 वेबर था। 30 सेकंड लेते तो 1 वोल्ट मिलता, 3 सेकंड ले रहे हैं तो 10 वोल्ट मिल रहा है। तो टाइम इंटरवल को 30 से 3 किया यानी 1/10 किया तो ईएमएफ 10 टाइम्स हो गया।
जितना टाइम कम लोगे उतना टाइम्स ईएमएफ ज्यादा होगा। तो 10 टाइम्स अगर टाइम कम लिया है तो 10 टाइम्स ईएमएफ ज्यादा हो गया, तो ईएमएफ ज्यादा हो गया 10 टाइम्स, तो करंट भी हो जाएगा 10 टाइम्स ज्यादा। करंट 10 टाइम्स ज्यादा है लेकिन वो 3 सेकंड के लिए ही फ्लो करेगा। 10 टाइम्स ज्यादा करंट लेकिन 10 टाइम्स कम टाइम के लिए फ्लो करेगा। यही अगर 1 वोल्ट का होता तो 30 सेकंड तक फ्लो करता, तो चार्ज उतना ही ट्रांसफर कराता जितना इससे 10 टाइम्स ज्यादा करंट है लेकिन 10 टाइम्स टाइम कम है, तो चार्ज उतना ही ट्रांसफर कराएगा, क्योंकि चार्ज ट्रांसफर होता है करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अगर ये 10 टाइम्स बढ़ चुका है और ये वाला 1/10 हो चुका है तो चार्ज ट्रांसफर उसे भी रहेगा। अभी हम लोगों ने 30 सेकंड के बदले में 3 सेकंड किया, 1/10 कर दिया, तो करंट भी तो 10 टाइम्स बढ़ गया था ईएमएफ 10 टाइम्स बढ़ने से, इसलिए ये 10 टाइम्स इंक्रीज होगा तो ये 10 टाइम्स डिक्रीज होगा। चार्ज ट्रांसफर होता है करंट इनटू टाइम, क्योंकि आई होता है dq बाई dt। तो चार्ज ट्रांसफर जो होगा वो कम तुमने टाइम में पास कराया, कम टाइम में चेंज किया फ्लक्स में, तो ज्यादा करंट का वैल्यू, लेकिन टोटल चार्ज हमारा उतना ही रहेगा। अगर तुम 1/10 के बदले 100 कर देते तो ये भी 100 टाइम्स बढ़ जाता, रहता उतना ही। इसलिए ज्यादा टाइम में तुमने फ्लक्स चेंज किया या कम टाइम में, चार्ज ट्रांसफर डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। ईएमएफ डिपेंड करता है टाइम पे, करंट डिपेंड करता है टाइम पे, बट चार्ज ट्रांसफर डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। चार्ज ट्रांसफर किस पे डिपेंड करता है? व्हाट इज नेट चेंज इन फ्लक्स एंड व्हाट इज द रेजिस्टेंस। इंडिपेंडेंट है। इसको हम लोग डेल्टा में हम लोग बात किए हैं, चाहे तो डी में भी बात कर सकते हैं, d∅dt भी कर सकते हैं। ईएमएफ होता है d∅dt, ईएमएफ इंड्यूस होता है वो क्या होता है d∅dt भी हो सकता था। अगर हम लोग ऐसे बात करें, एक तो देख ही लिया, अगर ऐसे हम लोग बोले कि ईएमएफ तो होता है d∅dt, तो करंट का वैल्यू होगा ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर, दैट इज d∅dt। और चार्ज ट्रांसफर क्या होता है? तो होता है I dt। इसलिए चार्ज ट्रांसफर निकालेंगे, I का वैल्यू पता है तुम्हें, d∅dt इंटू r और इंटू dt करेंगे, dt कैंसिल हो जाएगा, d∅r मिलेगा। dq का वैल्यू d∅r मिलेगा। और अगर टोटल चार्ज ट्रांसफर चाहिए तो इंटीग्रेशन ऑफ dq करने पड़ेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ d∅r करने पड़ेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ d∅ क्या है? डेल्टा फाई है। बात तो भैया है, क्या तो आप ऐसे देख सकते हैं, I इक्वल टू dq बाई dt और ईएमएफ अपॉन r कर दिया हम लोगों ने, ईएमएफ इंड्यूस अपॉन r, dq का वैल्यू I dt, dq का वैल्यू रखा ऐसे, टाइम गायब हो गया, टाइम तो कैंसिल होना ही है, और नेट हो गया टोटल फ्लक्स में चेंज डिवाइडेड बाय। तो इसमें जो लिखा हुआ है, पढ़ो क्या लिखा है, ईएमएफ इज माइनस d∅v बाई dt, यानी कि माइनस d∅ बाई dt, r इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड करंट विल बी ईएमएफ अपॉन r, यानी कि 1 बाय r d∅ बाई dt। I इज इक्वल टू dq बाई dt होता है, इसलिए dq I dt वैल्यू निकाल दिया, ये हो गया जो भी हम लोगों ने दिखाया, 1 बाय r d∅। अब इंटीग्रेट करेंगे तब जाके टोटल चार्ज होगा, वो क्या मिल जाएगा? डेल्टा फाई अपॉन r। इसलिए d वाला तो लिखा ही हुआ है, जो नहीं लिखा हुआ वो लिख लो। ज्यादा इजी तो यही है डेल्टा वाला।
EMF induced and current induced depend on delta T. But charge transfer does not depend on delta T. delta T पे डिपेंड नहीं करता। क्योंकि टाइम जितना टाइम्स कम करोगे करंट उतना ही टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, टाइम ज़्यादा करोगे करंट कम हो जाएगा उतना ही टाइम्स। और चार्ज ट्रांसफर तो करंट मल्टीप्लाइड बाई टाइम होता है, आई डेल्टा टी। इसलिए कोई 5 टाइम्स बढ़ेगा तो दूसरा 5 टाइम्स कम हो जाएगा। वही चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाई आर कर दोगे, चार्ज ट्रांसफर मिल जाएगा। कोई भी कॉइल में दिया हुआ हो 10 वेबर वाला, मान लो फ्लक्स था 10 वेबर, पहले था फील्ड कुछ, उसके हिसाब से फील्ड मल्टीप्लाई बाई एरिया किया, फ्लक्स आ गया 10 वेबर। बाद में फील्ड मल्टीप्लाई बाई एरिया किया, फ्लक्स आ गया 30 वेबर। तो चेंज इन फ्लक्स क्या हुआ? 30 माइनस 10, 20 का रेजिस्टेंस दिया हुआ था, वही 20 डिवाइड बाई आर कर दोगे, चार्ज ट्रांसफर मिल जाएगा। चार्ज ट्रांसफर इज डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। कैसे निकाले वो हम लोगों ने देख लिया। अगर तुम्हें करंट निकालना होता तो इंड्यूस ईएमएफ निकाल करके डिवाइडेड बाई आर कर देते। इंड्यूस ईएमएफ निकालना होगा तो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी करने होंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप होता है फैराडे का सेकंड लॉ यूज करके इंड्यूस ईएमएफ निकालना। इंड्यूस ईएमएफ निकला न्यूट्रल में, करंट निकल गया। करंट के बाद तुम्हें चाहिए चार्ज ट्रांसफर निकालना, तो करंट इंटू dt करके चार्ज ट्रांसफर निकाल सकते हो, अपने आप कैंसिल हो जाएगा। अगर ये रिलेशन याद है तो डायरेक्ट बोल सकते हो डेल्टा फाई अपॉन आर। शॉर्टकट के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए ये रिलेशन याद रखते हैं, चार्ज ट्रांसफर चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। ये हम लोगों ने देखा था अभी, पढ़ो क्या लिखा है आंसर में। Changing area of the coil or changing shape of the coil or rotating the coil in the field such that theta between B and S change. Hence induced EMF can be set by any of these three methods. Mainly तीन ही हैं। शेप वेब जो चेंज करते हैं तो उससे एरिया ही होता है चेंज। शेप चेंज करने से एरिया ही चेंज हो जाता है। इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता था वो तीन फैक्टर पे डिपेंड करता था, बी ए कॉस थीटा, बी ए टैन थीटा। यही है थ्री मेथड चेंज इन फ्लक्स। फ्लक्स होता है तीन फैक्टर पे डिपेंडेंट। इसलिए अब इन तीनों मेथड को चेंज करने पे एग्जांपल्स देखने हैं। देखो इसके बाद जो टॉपिक लिखा हुआ है थ्री फैक्टर्स हैं जो कि डिसाइड करेगा चेंज इन फ्लक्स हुआ नहीं हुआ और किस तरह से हो रहा है। और इसलिए थ्री मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। प्रोड्यूसिंग ईएमएफ बाय चेंजिंग बी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके। प्रोड्यूसिंग ईएमएफ बाय चेंजिंग एरिया, एरिया चेंज करके। इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखने पड़ेंगे। फिर है प्रोड्यूसिंग ईएमएफ बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन, और ओरिएंटेशन चेंज करके मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करना और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। यही तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर है, कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। यही है, लिख लो कमर्शियल मेथड। और इसीलिए 50 dBl चार्ज करता है, कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी।